हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेनिंजाइटिस। हम देखेंगे मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस दो शब्दों से मिलके बना है, मेनिंजीज और इन्फ्लेमेशन। मेनिंजीज उन 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स को बोलते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है। और यहाँ पर जब हम मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं तो ये इन्फ्लेमेशन रेफर करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजीज, मतलब लेप्टोमेनिंजीज का इन्फ्लेमेशन। अब लेप्टोमेनिंजीज क्या होता है? तो ब्रेन की जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सबसे ऊपर है हमारी स्कल जो पूरे ब्रेन को कवर करके रखती है, और फिर उसके बाद मेनिंजीज की लेयर स्टार्ट होती है जो ब्रेन की आउटर कवरिंग लेयर होती है, आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर। तो उसमें फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, सेकेंड लेयर है एरेक्नॉइड मैटर और थर्ड लेयर है पाया मैटर, और उसके नीचे फिर ब्रेन है। तो जो ड्यूरा मैटर है वो टॉप मोस्ट लेयर है, जो मिडिल लेयर है वो उसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर, और जो थर्ड लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसका नाम है पाया मैटर। और इन दोनों को इकट्ठे जब हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं लेप्टोमेनिंजीज। इन दोनों को इकट्ठे हम लेप्टोमेनिंजीज बोलते हैं। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर को इकट्ठे लेप्टोमेनिंजीज बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजीज है। इसका मतलब मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजीज। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि मेनिंजाइटिस को समझने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्ट्रक्चर देखें ब्रेन टिश्यू का, तो उसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के जो बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF। और ये फ्लूइड पूरे ब्रेन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होता है। और ये जो ब्लड वेसल्स दिख रही हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर जब हम बात करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, अगर हम 1 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें 1 से 5 WBCs प्रेजेंट रहते हैं। ज़्यादा WBCs प्रेजेंट नहीं रहते हैं, सिर्फ 1 से 5 या अप टू 5 WBCs प्रेजेंट रहते हैं। जो CSF का नॉर्मल वॉल्यूम होता है ह्यूमन बॉडी में वो है 150 ml, और हमारी बॉडी हर दिन 500 ml वॉल्यूम ऑफ CSF प्रोड्यूस करती है, जिसमें से 150 ml सब एरेक्नॉइड स्पेस में रहता है और बाकी का 350 ml ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम एक बड़े वॉल्यूम ऑफ CSF की बात करें तो उसमें जितने भी टोटल WBCs प्रेजेंट होते हैं उनमें से 70% लिम्फोसाइट्स होते हैं, 30% मोनोसाइट्स होते हैं, और बहुत कम या कुछ अमाउंट में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स होते हैं। और जो मैंने बोला था ये जो ब्लड वेसल हैं, जिसका नाम जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, इसकी जो एपिथेलियल लेयर होती है, जो इसका जो एंडोथीलियम वो होता है, टिश्यू होती है, वो बहुत ही, जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही एक साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये सारी चीज़ों को ब्रेन में जाने नहीं देते, बहुत कम चीज़ों को ही अपने आर पार जाने देते हैं, और एक बैरियर का काम करती हैं, और इस बैरियर को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के। ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि ल्यूपस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिस्थेमेटस, और फिर उसके बाद है एडवर्स रिएक्शन टू मेडिकेशन। अगर किसी मेडिकेशन की वजह से
एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो उस वजह से हो सकता है, या जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉज किया गया है, जिसमें आता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर मेनिंजाइटिस का कॉज कोई बैक्टीरिया हो, वायरल मेनिंजाइटिस अगर मेनिंजाइटिस का कॉज कोई वायरस हो, फंगल मेनिंजाइटिस अगर मेनिंजाइटिस का कॉज फंगस हो। पर ये फंगल जो मेनिंजाइटिस है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है, जैसे कि HIV या और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ हो तो उसके वजह से फंगल मेनिंजाइटिस होते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और फिर है पैरासिटिक मेनिंजाइटिस, जो कि मलेरियल पैरासाइट पी फैल्सिपरम की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन रूट से ट्रांसमिट होते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट स्प्रेड अगर ऊपरी सतह से स्कल को पार करके अगर जो बैक्टीरियल कोई भी बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी पैथोजन अगर डायरेक्टली ऊपर से स्प्रेड हो रहा है, ऊपर से आ रहा है सीधे एरेक्नॉइड सब एरेक्नॉइड स्पेस में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, तो उसको हम डायरेक्ट स्प्रेड बोलेंगे। पर अगर कोई ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीधे आ रहा है ऊपर तो हम उसको बोलेंगे हेमाटोजिनस स्प्रेड। तो दो टाइप के स्प्रेड होते हैं, डायरेक्ट स्प्रेड और हेमाटोजिनस स्प्रेड। तो डायरेक्ट स्प्रेड किस किस वजह से हो सकते हैं? थ्रू अपर कवरिंग स्किन में अगर कोई डैमेज हुआ है तो ऊपर से आ सकते हैं, स्पेशली जब इंट्राथीकल मेडिकेशंस देते हैं, वो मेडिकेशंस जो कि डायरेक्टली सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। या तो नोज़ के थ्रू ऊपर आ सकते हैं, या अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, कंजेनाइटल डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, एक्वायर्ड डिफेक्ट्स जैसे कि अगर स्कल फ्रैक्चर हो गया है तो उसके थ्रू आ सकते हैं। फिर हेमाटोजेनस स्प्रेड तब होता है जब अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो ब्लड में वायरसेस हैं वो ट्रैवल करके ब्रेन तक पहुंच सकती है, ब्रेन की लेयर तक पहुंच सकती है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये जो ब्लड वेसल है उसमें डैमेज आ जाए तो उस वजह से हो सकता है, या फिर जो भी पैथोजन है अगर वो इस ब्लड वेसल के सरफेस रिसेप्टर्स पे बहुत टाइटली बाइंड कर जाए और फिर उसके थ्रू पास ऑन हो जाए तो हो सकता है। तो ये थे रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। फिर नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उसकी वजह से जब किसी भी, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो या फिर हीमाटोजेनस हो, पैथोजन जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंट्री ले लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वहाँ पर WBCs प्रेजेंट होती हैं वो उनके रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं, और ये साइटोकाइंस और सारे WBCs को वहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, और वहाँ पर बहुत सारे WBCs का कलेक्शन हो जाता है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर सिंस वहाँ पर बहुत सारे WBCs का कलेक्शन हो गया है और इसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से वहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये सारे साइंस होते हैं मेनिंजाइटिस के, और इस तरीके से मेनिंजाइटिस कॉज होता है। सो दिस वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स में हेडेक, फीवर और स्टिफनेस ऑफ नेक, ये बहुत ही क्लिनिकल साइंस है, ये 3 मेन क्लिनिकल साइंस हैं, हेडेक, फीवर और स्टिफनेस ऑफ नेक। इसके अलावा फोटोफोबिया होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट, फोनोफोबिया, सेंसिटिविटी टू साउंड, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट ऑल्टर हो जाता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, और पेशेंट हमेशा, जिसको भी मेनिंजाइटिस होगा वो बहुत ही स्लीपी और ड्राउजी रहेगा हमेशा। इसके अलावा कुछ लोगों में कुछ स्किन पैचेस भी देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है डायग्नोसिस में फर्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री, जिसमें कि 2 साइंस आते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन में, कर्निंग साइंस और ब्रेडिंस्की साइन। तो जो कर्निंग साइंस हैं वो क्या होता है?
हम पेशेंट को सीधा लिटाते हैं और फिर उसके बाद उसके पैर को उठाते हैं नीज़ के बल 90 डिग्री। फिर उसके बाद नीज़ को सपोर्ट करके सिर्फ पैर को ऊपर 90 डिग्री पर उठाया जाता है। अगर ये करते वक्त बैक पेन होता है, पेशेंट को बैक पेन होता है, तो हम उसको बोलते हैं कर्निंग साइन। और फिर नेक्स्ट है ब्रडजिंस्की साइन। ब्रडजिंस्की साइन का मतलब होता है कि हम पेशेंट को सीधा लिटाते हैं और उसके बाद उसके गर्दन को उठाते हैं। अगर गर्दन को उठाते वक्त वो अपने घुटनों को अपने आप मोड़ ले बिना बोले, तो वो होता है ब्रडजिंस्की साइन, ब्रडजिंस्की साइन। देन नेक्स्ट है लंबर पंचर। लंबर पंचर करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करने के लिए, बैक्टीरियल कल्चर करने के लिए कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है और उसमें WBCs का काउंट देखा जाता है। अगर WBCs का काउंट ज़्यादा है तो वो इन्फेक्शन को या मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है। उसके अलावा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। और पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के लिए कल्चर करने के लिए भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में है जो भी अंडरलाइंग कॉज है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या जो भी पैथोजन हो, उसके वो जो अंडरलाइंग कॉज है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशंस देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे या एंटीबैक्टीरियल्स देंगे। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल्स, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल्स, पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो एंटी पैरासिटिक्स। उसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का, वो ये है कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके पहले हम स्टीरॉइड्स देते हैं ताकि लेप्टोमेनिंजीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। कई बार हैवी एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते समय ये जो लेयर है लेप्टोमेनिंजीज वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले स्टीरॉइड्स देते हैं। फिर नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीनेशन या नेसेरिया मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं। वो एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है कि इन दोनों की वजह से मेनिंजाइटिस ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। मेनिंजीज 3 प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती हैं। और जब हम मेनिंजाइटिस की बात कर रहे होते हैं तो मेनिंजाइटिस मेनली इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजीज होता है। हम एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर को साथ में लेप्टोमेनिंजीज बोलते हैं। थैंक यू।